हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो हमारे धरातल पर चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज्योग्राफी के उसी लेक्चर से आगे। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है हमारा वायुमंडल पर। तो लेक्चर 14 ज्योग्राफी का वायुमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स में जो हमारा पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है और केवल पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर अभी तक जीवन की खोज की गई है। यानी कि अभी तक यही बताया गया है कि जो जीवन है वो हमारी पृथ्वी पर ही है। और उसका कारण क्या है? इसके कारण ये है कि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, सूर्य से यहाँ पर उचित मात्रा में टेम्परेचर मिलता रहता है और यहाँ पर जीवनदायिनी गैसेस भी है जो हमारा वायुमंडल वो निर्मित करती हैं। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रयान के मून की तरह कैसी होती, वो वीरान होती है कि वहां पर जीवन नहीं होता। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण है, कई आवरण घेरा है, जिसे क्या कहते हैं? इसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या है? ये विभिन्न गैसों का मिक्सचर है जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% जो भाग है वो केवल 2 गैसों का है। वो कौन सी है? नाइट्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है, तो वो 78 है और ऑक्सीजन की 21 है। ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है कौन सी गैस की, तो वो नाइट्रोजन की है। जो शेष 1% पार्ट है वो ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन आदि सम्मिलित हैं। ये आप जो डायग्राम में चार्ट देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का है ये नाइट्रोजन को शो कर रहा है, ग्रीन वाला ऑक्सीजन को। बाकी जो ये मिली जुली सरकार है यानी कि जो मिक्सचर है गैसों का, ये आपकी ये ऑर्गन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन वगैरह है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भोजन का निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये पढ़ा होगा। लेकिन जो पौधों के विकास के लिए हमें जिस गैस की जरूरत पड़ती है वो नाइट्रोजन है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं पौधे और उनके जो विकास के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें गैसेस के अलावा जल वाष्प और आपको पार्टिकल्स जो है धूल के कण ये भी आपको देखने को मिलेंगे। धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी ये जल वाष्प है वो क्या करते हैं? वो जो धूल के कण है उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है? जल बूंदों का निर्माण होता है, जैसे कि बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। आपने कभी कभी सुना होगा न्यूज वगैरह में कि कहीं पर जो बारिश हुई तो वहां पर मछलियों की बारिश हो गई। तो मछली का जो कारण है कि होता क्या है, जो ये हमारा ये नीचे जो ये समुद्र वगैरह होता है जिसके पानी को ये सूर्य जब इसको होट करता है तो उसमें क्या होता है? इसमें ये भाप बनकर यानी जो पानी है वाष्प बनकर आसमान में चला जाता है। और जो ये जल वाष्प के कण है, धूल वगैरह के कण है, ये क्या करते हैं? जब ये जल वाष्प से टकराते हैं तो क्या करते हैं? ये उसको पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ये यानी कि जो पानी कन्वर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ धूल के कण भी चाहिए, कुछ पार्टिकल चाहिए जो उसको बारिश में बदल सके। तो जो मछलियां होती है कभी कभी वो क्या करती हैं? वो ऐसे चिपक कर इनके साथ वो क्या करती है? वो क्रिया करती है। तो होता क्या है? बारिश होती है तो बारिश में जब बारिश होगी तो वो मछलियां वापस रिटर्न समुद्र में आती है। तो इसलिए जब समुद्रों में आपने कभी सुना होगा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर मछलियों की बारिश हुई, तो वो इस कारण से ही होती है। ये नाइट्रोजन क्या होती है? पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिसे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते। यानी कि जो नाइट्रोजन है, जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं वो नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट वो अब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो कैसे करते हैं? मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके जरिए वो उनको लेते हैं। तो दूसरी जो कारण है नाइट्रोजन अधिक होने का, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या करता है? उस आग लगने की संभावना को कम करता है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें यानी कि लेयर्स। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये गैसें हैं वे पृथ्वी अपनी ओर, जो वायुमंडल है उसको कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? तो कैसे करता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनको अट्रैक्ट करता है और अपने से बांधे रखता है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? भारी गैसें पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है? हल्की गैसें मिलती है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? जो आपकी जो वायु है वो यानी कि पतली होनी शुरू हो जाएगी। पतली होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? वहां पर गैसों की मात्रा कम होती चली जाएगी।
इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा क्षोभमंडल, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी आती है हमारी समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी आती है हमारी मध्यम मंडल, इसको मेसोस्फियर कहते हैं। और चौथी आती है हमारी आयनमंडल, इसको थर्मोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल जो हमारे वायुमंडल से बाहर का क्षेत्र से कहते हैं एक्सोस्फियर। ये जो ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो इन 2 लेयर पर बनता है कि ट्रोपोस्फेयर की जो लगभग कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो लगभग 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक या 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आपको ट्रोपोस्फेयर की लेयर मिलेगी। उसके बाद 50 किलोमीटर तक यानी कि 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर मिलेगी। तो जो ये आप ये देख रहे हैं, इसी पर आपकी सारी यानी कि जो वायुयान वगैरह होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर पर ही उड़ते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पर ही पाई जाती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी सेफ्टी करती है। ट्रोपोस्फेयर पर कौन कौन से कार्य होते हैं? ट्रोपोस्फेयर पर हमारे जितने भी मौसम संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर पर होते हैं। मीसोस्फेयर पर यानी 85 किलोमीटर तक आपको मीसोस्फेयर की लेयर मिलेगी। ये जो उल्का पिंड यानी जो टूटते तारे वगैरह होते हैं वो हमेशा मेसोस्फेयर लेयर पर होते हैं। थर्मोस्फेयर आप देख रहे हैं, ये आयन वायु वगैरह जिस पर आपको रेडियो तरंगें वगैरह होती है, यानी जब रेडियो सिग्नल सुनते हैं तो वो थर्मोस्फेयर यानी कि आयन मंडल पर होता है। और ये सैटेलाइट वगैरह भी आपको आयन मंडल पर ही मिलेंगे। जो एक्सोस्फेयर है ये आपका बहुत बाहर का क्षेत्र होता है, यानी कि वायुमंडल से बाहर का क्षेत्र हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो ये जो 2 लेयर हैं वो आप ध्यान से देखिए ना, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ये जो वायुयान वगैरह ओजोन लेयर वगैरह सब स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलेगी, और थर्मोस्फेयर पे जो मिलता है वो आपको मौसम संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो मिलते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है, यह परत धरातल पर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर यानी कि जो पोल्स होते हैं वहां पर कितनी है? वो 8 किलोमीटर है। और जो ये आपकी विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक है। यानी कि जैसा कि ग्लोब खींचोगे तो यानी कि पोल्स पर कितनी है? ये पोल्स पर तो ये 8 किलोमीटर तक, और जो ये विषुवत रेखा है यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर ये लगभग 18 किलोमीटर तक इनकी लंबाई होती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर जो आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में क्या होती है? गिरावट महसूस की जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ को तो प्रति किलोमीटर क्या होगा? 6.5 डिग्री, यानी कि 6.5 डिग्री के हिसाब से क्या होगा? टेम्परेचर में आपके डिक्रीज होना वो शुरू हो जाएगा। मौसम संबंधी अन्य घटनाएं जैसे कि कोहरा, बादल, ओला, तुषार आदि, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब घटनाएं कहां होती है? ये सब घटनाएं ट्रोपोस्फेयर पर होती है। जैसे मैंने बताया कि मौसम संबंधी जितने भी आपको चेंजेस होंगे वो आपको ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल पर होंगे। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए क्षोभमंडल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण परत है। उसके बाद आती है हमारी समताप मंडल। समताप मंडल पर जैसे मैंने अभी बताया ओजोन लेयर पाई जाती है। हर साल हमारे देश में या पूरे विश्व में 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी वो सेफ्टी करती है। जो ओजोन होती है वो क्या होती है? वो एक तरीके से आपकी O3 होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन की डबल लेयर बन जाती है। मध्य मंडल में उल्का पिंड यानी से बताया टूटते तारे कौन सी घटना पर होती हैं? वो मेसो लेयर पर होते हैं। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हम रेडियो का टेलीविजन का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। तो आयन मंडल पर कौन से होते हैं? जो भी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो सब आपको आयन मंडल पर मिलेगी। वायुमंडल की सबसे भारी परत है, यानी जो एक्सोस्फेयर है वो आपकी सबसे भारी परत है, जिसमें कौन क्या पाया जाता है? जिसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यानी कि हीलियम गैस और जो हाइड्रोजन गैस है कहां पाई जाती है? वो आपके एक्सोस्फेयर लेयर पर पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूरज है उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जो हाइड्रोजन बम जो हमारा नाभिकीय संलयन होता है उस पर डिपेंड करता है, वही सी घटनाएं हमारे सूर्य में भी होती है। फिर आते हैं हमारे वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, एयर है, प्रेशर और आपकी रेन और आपकी ये आर्द्रता है, यानी कि जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तापमान क्या होता है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की जो ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत हम सभी जानते हैं वो सन है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश का जो ऊष्मा का विकिरण क्या करता है? चारों तरफ फैलाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर विकिरण क्या कहलाता है? वो सूर्यताप कहलाता है। तो जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, यानी कि जो ये जो पोल्स हैं, पोल्स पर कैसा होगा? शीत कटिबंध होता है, क्योंकि वहां पर
क्या होता है, वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम होता है। उसके बाद ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। इसी में हमारा क्या है, इसी में हमारा भारत भी पड़ता है, और ये जो दक्षिण वाला है इसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन जो ये आप भूमध्य रेखा वाला देख रहे हैं, इक्वेटर वाला जो देख रहे हैं, ये आप रेड रेड देख रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो इक्वेटर के आसपास अफ्रीका वगैरह देश है वहां पर होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वो परपेंडिकुलर में पड़कर वो हॉरिजॉन्टली ऐसे इस पर पड़ती हैं, मतलब कि वो ऐसे पड़ती हैं हॉरिजॉन्टली, वो ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करती हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्य ताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को क्या करते हैं, वो गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाले वायु क्या कर देगा, वो उसको गर्म कर देगा। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से क्या होती है, वो गर्म होता है, अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः क्या है, ताप अधिक पाया जाता है। ये तो मैंने बताया था ना कि ट्रोपोस्फियर पर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को चलेंगे क्या होगा, पर 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है, यानी कि हाइट में, और इसमें क्या सा रिलेशन है, हाइट में और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसलिए हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटी पर सर्दियां क्या होती है, वहां पर बर्फ जमी रहती है। वायु में गर्माहट उष्मा या ठंडेपन की मात्रा को क्या कहते हैं, उसको ही हम तापमान कहते हैं। और तापमान की इकाई क्या होती है, वो डिग्री सेल्सियस होती है, और जिससे इसको मेजर किया जाता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी तापमापी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा वायु दाब, यानी कि जो हमारा प्रेशर वाला एरिया है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे कि हमने सबसे पहले श्रेणी में यही डिस्कस किया था, जो ये गैसेस का मिक्सचर क्या होता है, वो वायु होती है। अपना स्वयं का क्या होता है, उनका स्वयं का एक वेट होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार यानी कि अपने वेट के कारण वो क्या करती हैं, वो उस पर प्रेशर डालती हैं। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, उसको ही वायु दाब या वायु भार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां धरातल पर वायुमंडल में जो गैसों का मिक्सचर है उनसे पड़ने वाला जो वेट है वो क्या कहलाता है, वही आपका वायु दाब कहलाता है। वायु दाब एक यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसको क्या कहते हैं, जिसको बैरोमीटर कहा जाता है। और इसकी जो मापने की इकाई है वो क्या है, वो मिली बार है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दाब को मापने की इकाई, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो बैरोमीटर है, और जो उसके मापने की यूनिट है वो मिली बार है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत व क्षैतिज यानी कि परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर व लंबवत वितरण, सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका, जो परपेंडिकुलर ऐसे पड़ता है। धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब क्या होता है, वो कम हो जाता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में क्या होती है, भारी गैस पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो आयतन होता है। तो निचली परतों में क्या होता है, निचली परतों में जो होते हैं वायु जो मिश्रण है गैसों का, उनका दाब क्या है, वो मैक्सिमम है। तो वो कैसे होगा, उसका वो इनवर्सली सॉरी उसके वो प्रोपोर्शनली हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही कारण है कि निचली परतों में क्या होता है कि जब जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इसके विपरीत ऊपरी परतों को वायु कैसी हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, विरल हो जाती है। तो अब क्या हो गया, अब जो हमारे मास है वो डिक्रीज हो गया। इस कारण से क्या हुआ, हमारा डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम होते रहते हैं। तो जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और फिर ये हाई प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर कम होता जाएगा। और ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर जो हमारा जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले से समझने में हेल्प मिली होगी कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, और अगर वो मास सॉरी उल्टा बोल गया, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। धरातल पर क्षैतिज वितरण अब हम पढ़ेंगे इसका, जो हमारी हॉरिजॉन्टली जो किरणें पड़ती हैं उनसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं अक्षांशीय वितरण, यानी कि तो इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती है। सबसे पहले कौन सी आती है, वो आती है विषुवतीय या भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब पेटी, जो आप ये देख रहे हैं वर्टिकल वाली यानी कि इक्वेटर वाली। भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें कैसी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ क्या होता है, यहाँ हवा कैसी होती है, गर्म होती है, और हल्की और क्या होती है, वो ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण क्या होता है, वायु का दाब कम होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम है।
इससे कम दाब वाली पेटी को क्या कहते हैं, शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। यानी कि ये कौन सी पेटी है, ये डोलड्रम यानी कि शांत पेटी है। और जो टेम्परेचर होता है उसका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके, प्रेशर के। तो अगर आपका प्रेशर कैसा हो गया, आपका प्रेशर अगर लो होगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। यानी कि ये काफी गर्म एरिया है। फिर आता है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों के बीच क्या मिलेगी आपको, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलेगी, जिसको कहते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइन्स। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को ऊपर से आने वाली हवा के उतरने से वायुदाब भी क्या होता है, वो उच्च हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये लेयर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। सामान्यतः होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज। सामान्यतः वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि थर्मामीटर ऊंचा हो तो क्या होगा, बैरोमीटर क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और थर्मामीटर नीचा है तो बैरोमीटर ऊंचा हो जाएगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं। तो यही कारण है कि 35 डिग्री तक जो भूमध्य रेखा के ऊपर है ये, तो ये क्या, यही आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यानी कि यहाँ पर आपका तापमान भी ज्यादा है और आपका वायुदाब भी ज्यादा है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की हम बात करेंगे। यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास यानी दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र की तरफ को चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु क्या होती है, वो पतली हो जाती है। अतः यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली जो होता है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंजेस दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ये उपोष्ण से ऊपर ध्रुव की ओर चली तो यहाँ पर आपकी जो वायु है क्या है, वो पतली हो गई, उसका जो मास है वो डिक्रीज हो गया। जब मास डिक्रीज हो गया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर तापमान भी कम रहता है, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी कि जो ये 60 डिग्री तक आपकी जो लेयर है, यहाँ पर आपकी तापमान भी कम रहेगा, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी टेम्परेचर भी कम रहेगा। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये आते हैं आपके पोल्स। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, पेटी उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर 60 डिग्री तक पाई जाती है, यानी कि आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पर ये पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होंगी, वो वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है, तो ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो यानी कि जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी ये तिरछी रेखाएं पड़ती है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज तो क्या हो गया, आपका प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वो रिलेशन कैसा है, वो आपका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केवल आपका जो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, केवल यहीं पर ये प्रोपोर्शनल फॉलो करेंगे, नहीं तो सब जगह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद आती है हमारी वायुमंडल की आर्द्रता। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं, यानी कि उसको हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा होती है। जब जल का क्या होता है, जल का वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहती है, वो वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि सूरज की किरणें कहां पड़ी, ये समुद्र के पानी पर पड़ी, तो ये क्या हुआ, ये इसका इवोपोरेशन होगा, यानी कि भाप बनकर ऊपर की तरफ उठने लगा। तो जब ये भाप बनकर ऊपर की तरफ उठने लगा तो ये क्या हुई, तो हमारी जल की कहने की ये जल वाष्प में बदल गई। जब सूर्य की किरणें धरातल पड़ती है तब वहां कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है, वह वाष्प में बदल जाती है। यह वाष्प क्या होती है, ये वायुमंडल में आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सूर्य की किरणें समुद्र पड़ गए, नमी के कारण क्या होगा, तो ये आपकी ये जल है, जल वाष्प में बदल जाएगी, यानी कि एवोपरेशन हो गया। अब क्या होगा कि जब तापमान घटने पर यह जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो क्या कहलाती है, वो आपकी कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाती है। यानी कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, उससे क्या हो, जो आपकी जल वाष्प से फिर से यानी कि जो भाप तैयार की एवोपरेशन था वो फिर से क्या होगा, वो फिर से जल में बदल गया। तो ये क्या कहलाया, ये आपका संघनन कहलाया। संघनन द्वारा क्या होता है, वाष्प
पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा की ये क्रियाएं होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि रेन वाटर है, ये ग्राउंड वाटर है, समुद्र में जाकर जमा हो गया, सूरज ने इसको क्या किया, तपाया, तो आपको नमी के कारण ये जल वाष्प में बदल गया, यानी कि भाप में बदल गया, भाप बनकर ये ऊपर उड़ा, और जैसे ही टेम्परेचर ये क्या हुआ, कम हुआ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जो आपको भाप बन के फिर से क्या हुई, वो फिर से जल में बदल जाएगी। ये क्या कहलाती है, आपकी कंडेंसेशन कहलाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जल वाष्प का जल बनना कौन सी क्रिया है, तो कंडेंसेशन यानी कि संघनन है, और जल वाष्प बनना वो कौन सी क्रिया है, वो आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि आपका जल भाप बनकर वो वाष्प बनकर उड़ता तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो गया, और फिर से वो जल बनकर नीचे आ गया तो वो संघनन हो गया। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर आता है मेरा वर्षा। वर्षा क्या होती है कि खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जलवाष्प लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं। यानी कि कणों, जो हमारे संघनित कण थे, जो हमने पार्टिकल शुरू के स्लाइड में डिस्कस किया था, जो पार्टिकल होते हैं वही क्या करते हैं, वही जलवाष्प को फोड़ देते हैं। जैसे कि जो पार्टिकल है ये जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कहीं कहीं पर मछलियों की बारिश भी होती है, वो इसी कारण से होती है। यानी कि वो पार्टिकल ही जलवाष्प में जाके, जो गोला बना हुआ है जलवाष्प, इसमें जाकर वो क्या करते हैं, इसमें जाकर वो छेद कर देते हैं, और जैसे वो छेद करते हैं तो क्या कहते हैं, वो बारिश होनी शुरू हो जाती है। यानी कि बूंदों के रूप में वो टप 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 गिरना शुरू हो जाता है। जो आप ये देख रहे हैं, एक इसको एग्जांपल ले लीजिए, ये देख रही है कि आपको क्या, ये जलवाष्प का गोला है, तो जैसे ही कोई धूल कण वगैरह होगा, उससे टकराएगा, क्या करेगा, उसको फोड़ देगा, और जैसे ही वो फोड़ देगा तो वो क्या होगा, वो बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसे ही वर्षा कहते हैं। लेकिन जब ये हिम कणों के रूप में गिरते हैं तो क्या कहलाता है, वो हिमपात यानी कि ओलाकरण कहलाता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। यानी कि आपने कहीं कहीं पर ओलों की बारिश भी देखी होगी, यानी कि जो वो हिमकण क्या होंगे, जो पार्टिकल थे वो हिमकणों के रूप में गिरने शुरू हो गए, इसे कहते हैं, इसे हिमपात कहते हैं। फिर आता है हमारा मौसम और जलवायु। दिन में आपने कभी कभी देखा होगा कि दिन में क्या होता है कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही होती है, तभी अचानक क्या होता है कि वर्षा के साथ साथ बड़े ओले भी पड़ने लगते हैं, और इसके तुरंत बाद क्या होता है, मौसम क्लियर भी हो जाता है, और आपको क्या दिखाई देता है, आपको एक रेनबो विंडो, जिसको कहते हैं इंद्रधनुष, वो भी दिखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थिति में परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। यानी कि मौसम क्या है, वो आपका एक तरीके से शॉर्ट टर्म में जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका मौसम है। इसके विपरीत जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, आपका जलवायु। यानी कि जो मौसमी दशाओं के योग कहते हैं वो जलवायु कहते हैं। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर शांत, यहाँ पर ठंडी जलवायु है, यहाँ पर गर्म जलवायु है, तो कारण क्या है, वहां पर वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है। तो जब भी लॉन्ग पीरियड के लिए कोई प्रोसेस होगा वो कहलाएगा आपका जलवायु, और शॉर्ट प्रोसेस कहलाएगा आपका मौसम। तो इस प्रकार जब मौसम वायुमंडल की क्षण यानी कि बहुत थोड़े समय की अवस्था क्या कहते हैं, वो मौसम कहते हैं, और दीर्घकालिक अवस्था क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। आज का होमवर्क है, ओजोन कौन सी परत पर पाई जाती है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, वायु दाब की इकाई क्या है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऐसे ही ज्योग्राफी के मोर लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।